बांग्लादेश ने भारतीय टीम को अपने ही घर में पहली बार वनडे इंटरनेशनल्स में हराया तो उन्होंने T20s में पहले भी है और पिछली मैच में भी था, लेकिन पहली जीत एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के अंदर प्राप्त कर ली, तो तालियां उनके लिए। एक और तरफ बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है वुमेन्स एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के अंदर। भाई एशेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेंगी क्योंकि वो अभी बढ़त में है, ये कम से कम एशेज की सीरीज हार नहीं सकते, लेकिन एक मुकाबला और भी बाकी है। इन सब के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर और मुबारकबाद बहुत सारी बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से नए कोच के साथ अब बांग्लादेश वुमेन पहला जब वो T20 जीती थी और फिर अब पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जीती है, तो कहीं ना कहीं वो एक खुशी की लहर जरूर दौड़ती है और वो जो इनकरेजमेंट रहती है ना, वो जरूर मिलेगी। और नए कोच के साथ तालमेल के साथ जिस तरीके से टीम ने परफॉर्मेंस दी है, उनकी ग्रोथ के ऊपर अगर नजर डालेंगे ना कि किस तरीके से उनका बैटिंग परफॉर्मेंस इसी श्रृंखला के अंदर T20 और एक दिवसीय श्रृंखला जो चल रही है उसमें हर मैच के साथ बेटर होता रहा है, तो वो प्रोग्रेस दिखेगी। उनके बॉलिंग चेंजेस, भले ही बाहर कप्तान के साथ कोचेस के साथ मैसेज आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी एवरीवन इज इन द गेम, वो डेवलपमेंट दिखेगी। फील्डिंग टॉप क्लास दिखेगी, इनफैक्ट हर मैच में बेटर से बेटर है। सो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए ये इंप्रूवमेंट, ये जीत भारतीय टीम के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव, और अगर बड़े स्केल में देखेंगे तो विश्व क्रिकेट के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ अब एक नई टीम, श्रीलंका तो ऑफकोर्स है ही, इनके साथ एक नई टीम एक और जुड़ेगी जो अपने आप को एक स्टेक क्लेम कर सकती है कि वी आर ऑल्सो देयर, डोंट जस्ट कंसिडर अस एज पुशओवर्स। जब मैच शुरू हुआ था ना, तो बल्लेबाजी जो थी वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करना चाहती थी, दैट इज बांग्लादेश की बल्लेबाजी ओवर द इंडियन बॉलर्स, क्योंकि इंडियन बॉलर्स का एक सेट पैटर्न है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन कम से कम बल्लेबाजी में उनको शुरुआत में डेंट हो गई थी, तब फिर बारिश आ गई। लेकिन जिस तरीके से निगढ़ सुल्ताना ज्योति, मतलब काफ़ी समय से जो मैं देख रही हूँ, ये फोकल पॉइंट रहती है बैटिंग की, और उन्होंने अपना रोल परफेक्टली अदा किया। हाईएस्ट स्कोरर तो थे ही, भले ही 50, 70, 80 रन ना बनाए हो, लेकिन टीम का स्कोर देखिए कहाँ, जब रेन कटेल्ड मैच था, रेन कटेल के चलते स्कोर था, उसके बाद एंड में 150 के ऊपर खत्म किया। ठीक है, पिच कंडीशंस जैसी भी थी, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से उन्होंने एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे डाला। भारतीय गेंदबाजों की तरफ नजर डालेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और ये सवाल इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय टीम मैच हारी है, पर ये सवाल इसलिए कि ये सवाल तो लगातार हैं ही ना। जब हम जीत जाते हैं तो शायद हम इनकी तरफ देखते नहीं है, लेकिन जब हारते हैं तो इनके साथ साथ और बहुत सारे सवाल निकल कर आ जाते हैं, जो शायद निकल कर आते हैं। बिल्कुल सही बात है, आने भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप हारे हैं तो सवाल तो आएंगे ही, जीतेंगे तो ये सवाल आएंगे कि अगला बड़ा मुकाबला कब जीतेंगे। लेकिन यहाँ उसका सवाल नहीं है कि भारतीय टीम अगला बड़ा मुकाबला कब जीतेगी, यहाँ उसका सवाल है कि भारतीय टीम कर क्या रही है। चलिए गेंदबाजी से शुरू करते हैं। अगर पूजा वस्त्रकर और अमनजोत कौर दो फास्ट बॉलर्स हैं जो नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, तो फिर मेघना सिंह और जो बाहर बैठी है लेफ्ट आर्म सीमर अंजलि सरवनी, वो कब गेंदबाजी करेंगे और वो कहाँ गेंदबाजी करेंगे, उनको आप कैसे देखते हैं? उनको सिर्फ घुमाने ले गए या उनका कोई रोल भी है? चलिए एक पॉज डालती हूँ, एक चीज और बताती हूँ। एक मैंने आर्टिकल लिखा है अभी हाल ही के अंदर INS के लिए, उस पर भी जरूर नजर डाल दीजिएगा, क्योंकि जो मैं बात कह रही हूँ शायद सारी चीजें कवर शब्दों में ना हो, लेकिन टॉप क्रस्ट यहाँ जरूर क्रस्टी जरूर कवर कर दूंगी। लेकिन आप आर्टिकल पढ़िएगा और उसमें थोड़े से और जो है ना सवाल आंसर, शायद सवाल मिल जाए आपको, शायद आंसर मिल जाए। तो अंजलि सरवनी और पूजा वस्त्रकर किस जगह पे गेंदबाजी करेंगे? पूजा वस्त्रकर नई गेंद से गेंदबाजी कर सकती है क्या? इंडियन टीम उनको एक न्यू बॉल बॉलर दिखती है या वन चेंज बॉलर दिखती है कि थोड़ी सी पुरानी गेंद के साथ ज्यादा इफेक्टिव रह सकती हैं? सवाल। और अगर अंजलि सरवनी नई गेंद से गेंदबाजी नहीं कर सकती तो और पुरानी गेंद से वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो वो टीम के अंदर है क्यों? और एशियन गेम्स के स्क्वाड में भी है क्योंकि वहां पूजा वस्त्रकर नहीं है, तो वहां पर गेंदबाजी कौन करेगा? अमनजोत कौर के साथ दीप्ति शर्मा ओपन करने वाली है या फिर अंजलि सरवनी फिर से एक बार ट्रैवलर बन के जाएंगी? और अगर वहां पर बाय एनी चांस अगर अमनजोत कौर की गेंदबाजी नहीं चली, तो फिर नई गेंद से कौन गेंदबाजी करेगा? दूसरे छोर से एक और स्पिनर, या व्हाट इज द प्लान? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए भी है क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय टीम किस तरफ जाना चाह रही है। गेंदबाजी में जब एक समय रुकावट लगा सकते थे बैटिंग को, लेकिन खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि कम से कम 20-25 रन एक्स्ट्रा दे दिए। क्यों दे दिए? नहीं देने चाहिए। आप ज्यादा टॉप रैंक्ड टीम है बांग्लादेश से, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो हर बार बेटर से बेटर होना चाहिए। इसमें सिर्फ
कलेक्टिवली एक टीम का रोल नहीं है, इंडिविजुअल प्लेयर्स का भी रोल है कि वो क्यों, किस लिए, कहां, कैसे बेहतर कर सकते हैं। चलिए बल्लेबाजी पर नजर डाल लेते हैं। एक तरफ है बैटिंग, प्रिया पुनिया ने ओपन किया स्मृति मांधना के साथ। चलिए स्मृति मांधना बहुत बढ़िया फॉर्म में नहीं है, एक बार फिर आउट हो गई और मरूफा अख्तर को काउंटर नहीं कर पा रही हैं। इनफैक्ट बल्लेबाज ही काउंटर नहीं कर पा रहे हैं इस यंग फास्ट बॉलर को। ठीक है, बहुत अच्छा स्विंग करती है, मैं लेफ्ट हैंडर हूं तो मेरे लिए अवे स्विंग है, राइट हैंडर है तो गेंद अंदर आती है, लेकिन काउंटर नहीं कर पा रही हैं। तो सामने से अब आप प्रिया पुनिया को बल्लेबाजी कराते हैं और नंबर 3 आ रही है यस्तिका भाटिया। यस्तिका भाटिया नंबर 3 अगर वनडे इंटरनेशनल में आएंगी तो जमीमा रॉड्रिक्स कब आएंगी? क्योंकि जमीमा रॉड्रिक्स तो अभी तक नंबर 3 T20s एंड ओडीआईज में खेल रही थी, अब वो नंबर 5 आएंगी, तो क्या हम उनको नंबर 5 के रोल में देखना चाहते हैं या लगता है कि वो वहां पे ज्यादा बेटर सूटेड है? और अगर यस्तिका भाटिया नंबर 3 खेल रही है तो वो ओपन ही कर ले, क्योंकि शिवाली वर्मा को तो टीम में जगह मिली ही नहीं। तो अगेन क्लैरिटी ऑफ रोल, कौन कहां खेल सकता है, कब खेल सकता है, किस रोल में आप किस खिलाड़ी को देखते हैं। वैसे कि यस्तिका भाटिया भी एशियन गेम्स की टीम में नहीं है, सो अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा उन खिलाड़ियों को जो बेंच पे बैठे हैं, जो टीम के अंदर हैं, कि क्या यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर अच्छा प्रदर्शन करें या वैसे भी घर जाना है और फिर स्किट बैग पैक करके वेट करना है, क्योंकि जब डोमेस्टिक सीजन शुरू होगा तब उनकी बारी आएगी। सो अगेन ये बहुत बड़े सवाल हैं। चलिए बैटिंग पे वापस आते हैं। जब प्रिया पुनिया को अवसर मिला तो उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, बहुत खराब बात है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से इनको अपॉर्चुनिटी मिली है। डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली से खेलती हैं, रन जरूर किए थे, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बार बार जाके फेल होते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं मिलेंगी, आपको 1-2 मैचेस मिलेंगे, उसको आपको कैपिटलाइज करना है और ये आपके साथ बहुत सालों से हो चुका है। सो अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर यू विल बी द लूजर। अब आगे क्या होगा? क्या इसी बैटिंग लाइनअप के साथ भारतीय टीम खेलेगी सेकंड वनडे इंटरनेशनल या कोई फेरबदल होगा? टीम के अंदर क्या फेरबदल हो सकता है? क्योंकि यहां पर जो रिलायंस अनुषा बरेडी के ऊपर दिखाई है, जिन्होंने केवल 1 ओवर डाला था और नंबर 11 बैटिंग करने आई थी, तो उनकी क्या यूटिलिटी है टीम के अंदर? ये सारे सवाल रहेंगे, क्योंकि रिलायंस फिर स्पिनर्स के ऊपर है, फास्ट बॉलर्स के ऊपर नहीं है। क्या फास्ट बॉलर स्लो पिच पे बॉलिंग नहीं कर सकते? क्या उनके लिए बिल्कुल मना है स्लो पिच पे गेंदबाजी करना, सिर्फ स्पिन खेलेंगे? तो वो तो थर्ड T20 के अंदर भी सिर्फ ऑल आउट स्पिन अटैक था ना, फास्ट बॉलर्स ने डाली नहीं थी, फिर भी भारतीय टीम हार गई। तो ये सवाल है कि अब बॉलिंग की तरफ चलना चाहेगी भारतीय टीम, बैटिंग की तरफ चलना चाहेगी, क्योंकि 150 से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर टारगेट था, पर वो पूरा नहीं कर पाए, चेज नहीं कर पाए। इसीलिए थोड़ा सा दुखी है भारतीय समर्थक, थोड़ा सा दुखी है वो देश भर में वुमेन्स क्रिकेट के समर्थक कि WPL के बाद, एशियन गेम्स के बाद, इक्वल पे के बाद अब ये सारी चीजें आने लग गई हैं, तो आपका स्तर ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट कम से कम इस श्रृंखला में देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो 10-15 साल पुरानी वाली जो क्रिकेट थी ना, डर डर के खेलना, घबरा के खेलना, 15 यार्ड, 30 यार्ड, 25 यार्ड का सर्कल भी पार करना मुश्किल है, सर्कल के बाहर जाके शॉटें लगाना मुश्किल है, सिंगल्स रोटेट करना मुश्किल है। कहाँ जा रही है भारतीय महिला टीम? ऐसे आप नहीं कर सकते। दुनिया, द वर्ल्ड इज वॉचिंग, द वर्ल्ड इज ऑलवेज वॉचिंग, बट नाउ द वर्ल्ड इज वॉचिंग इवन मोर, बिकॉज देयर आर मोर पीपल हु आर वॉचिंग वुमेन्स क्रिकेट। तो कम से कम वुमेन्स क्रिकेट के लिए थोड़ा सा, अपने भारतीय समर्थकों के लिए, हम लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर प्रदर्शन करिए। उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं। दूसरी तरफ एशेज की अगर हम बात करेंगे ना, तो आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच में मुझे लगता है इंग्लैंड को जीतना चाहिए था। वहां टैमी बामोंड ने सेंचुरी बनाई थी, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाई इंग्लैंड की टीम। उसके बाद वनडे इंटरनेशनल, वनडे फर्स्ट T20 भी हारी थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन वहां से वापसी करी ना, पहले 2 बैक टू बैक T20s जीते, फिर फर्स्ट ODI जीता, और ऐसा लगा नहीं एशेज बराबरी में आ गया था, क्योंकि इंग्लैंड एशेज वापस लाना चाहता है, इसीलिए उनको ये श्रृंखला जीतनी जरूरी है। इनफैक्ट सेकंड वनडे इंटरनेशनल के अंदर तो नैटली सेवर-ब्रंट, याद होगा आपको, मुंबई इंडियंस के लिए खेली थी और खेलेंगी भी, हरमनप्रीत के साथ शतक लगाया था, लेकिन फिर भी आखिरी ओवर में कम पड़ गया वो शतक। और स्टेडियम देखेंगे ना आप तो नियर फुल कैपेसिटी, इतने लोग आते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम का मैच देखने के लिए, इतनी लोकप्रियता है। तो एक तरफ हम कैपेसिटी क्राउड देख रहे हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कड़ी सीरीज देख रहे हैं, वुमेन्स एशेज देख रहे हैं, एक मैच बचा है, इंग्लैंड बराबरी कर सकता है एशेज श्रृंखला में, लेकिन एशेज को अपने घर ला नहीं सकता, वो रहेगी ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने वाला है गारंटी के साथ। बेथ मूनी इज ड्यू फॉर रन्स, बिग वन। अलीसा हीरी इज ड्यू फॉर रन्स, बिग वन। भाई टैमी बाउमोंट, नैटली सेवर इंग्लैंड के लिए रन कर रहे हैं, लेकिन हेदर नाइट इज ड्यू फॉर रन्स, बिग वन। वो है विमेंस एशेज, पर हमारी नजर विमेंस एशेज के साथ साथ इंडिया बांग्लादेश सेकेंड ODI एंड थर्ड ODI पे भी रहेगी। और आपकी नजर मैच में रहे या ना रहे, लेकिन डिफरेंट स्ट्रोक्स पे जरूर रखिए, क्योंकि लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।